हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने संविधान क्यों और कैसे, उसके बाद सेकंड चैप्टर में अपन ने अधिकार पढ़े थे। आज अपन चुनावों के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे करवाए, संविधान में इनके लिए चुनाव करवाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, चुनाव की पद्धतियाँ कैसी हैं, कौन करवाता है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझाया हुआ है कि चुनाव क्यों जरूरी है और कैसे करवाए जाते हैं। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? या क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर न हो तो क्या होगा? यानी अपने देश में सरकार नहीं होगी, प्रतिनिधि नहीं होंगे, राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो अकेले संविधान से क्या होगा? न्यायपालिका है, फिर कार्यपालिका भी चाहिए, फिर विधायिका भी चाहिए, और उनको चलाने वाला कौन है और उनको कैसे चुना जाता है? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर चाहिए जिसके निर्णय को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। यानी चुनाव करवाने से पहले ही हमें उसकी पद्धति, किस पद्धति से करवाया जाएगा, प्रतिनिधि किस पद्धति से चुने जाएंगे, वो सब पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग देशों में चुनाव कैसे संपन्न करवाए जाते हैं वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। चुनाव का परिणाम किस पद्धति से हमने इलेक्शन करवाए हैं, अपने प्रतिनिधि चुने हैं, उस पर उसकी सफलता निर्भर करती है। इसीलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है कि कैसे करवाए जाएंगे। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे कि संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं चुनाव के लिए। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष जो मशीनरी है उसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे कि संविधान को संशोधित करने लिए, संविधान के जो प्रावधान हैं उनको संशोधित करने के लिए क्या नियम बनाए गए, किन नियमों से उन्हें संशोधित किया जा सकता है, हम उन्हें भी देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको निम्न बातों का पता चलेगा आगे कि चुनाव की विभिन्न विधियां, कि किन विधियों से चुनाव कर, कौन सी विधि हमारे यहाँ अपनाई गई है। हमने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं की, चुनाव व्यवस्था की हमारे देश में क्या विशेषताएं हैं, कैसे चुनाव करवाए जाते हैं, कौन करवाएगा, इस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के जो प्रावधान है उनका महत्व क्या है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव तब रिजल्ट कैसा आएगा, और एक वैसे चुनाव करवाए जाए जो स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, किसी एक दल का उसमें पक्ष ले रहे हैं, स्वतंत्र चुनाव करवाने वाली संस्था नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। चुनाव सुधार पर होने वाली बहस की, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, चुनाव करवाने की जो पद्धति है, जो संस्था है उसमें, तो ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चुनाव और लोकतंत्र। आइए हम अपने से चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछ के अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? नहीं, फिर तो वो राजतंत्र हो जाएगा। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? और यदि लोकतंत्र नहीं होगा, प्रतिनिधि खड़े नहीं होंगे, सारे उसको क्षेत्रों में ना बांटा जाएगा, तो फिर ये बताओ फिर चुनाव कैसे हो सकते हैं? चुनाव तो लोकतंत्र में ही होंगे, राजतंत्र में थोड़ी चुनाव होंगे। राजा तो एक चुना हुआ होता ही है, कहाँ चुनाव होंगे उसमें। राजा अपनी मर्जी से, अपने मंत्री, पूरा नौकरशाही पूरी अपनी मर्जी से होती थी, उसमें चुनाव की जरूरत नहीं थी। चुनाव तो लोकतंत्र में ही होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके एग्जाम्पल का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा की। पिछले चैप्टर्स में जो कुछ भी अपन ने पढ़ा वहाँ से एग्जाम्पल्स जो दिए थे उन पर चर्चा करते हुए अपन इसको समझेंगे। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है कि इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने विविधतापूर्ण
देश में चुनाव कैसे करवाए जाएं? कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने माने प्रतीक हो गए हैं। यानी पहले जैसे यूनान था, उसमें प्रत्यक्ष फैसले, लोकतंत्र था, उसमें प्रत्यक्ष फैसले होते थे कि सारी जनता इकट्ठी होके और फिर निर्णय लिए जाते थे। अब इतने बड़े देश में, इतने विविधतापूर्ण देश में ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है जनता, और वो जनता की आवाज़ बनते हैं लोकसभा में, विधानसभा में। तो हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं, लेकिन इतने बड़े देशों में ये पॉसिबल है नहीं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। जैसे आज ग्राम सभाएं, उनमें लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे गांव में पंचायत है, ग्राम सभा की कोई भी निर्णय लेना होता है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है, उसके बाद वहाँ पे सब बैठ के और निर्णय लेते हैं। तो वहाँ छोटे लेवल पे ये पॉसिबल है, इतने बड़े लेवल पे नहीं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है, लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। यानी छोटे कम लोग हैं, जैसे पंचायत है, तो वहाँ पे फैसले प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष सबको इकट्ठा करके लिए जाते हैं, तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पॉसिबल है। लेकिन इतने बड़े देश में कोई डिसीजन लेना हो तो कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे लिया जाएगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो वो प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होंगे फैसले, क्योंकि अपने कहते हैं कि प्रतिनिधि हमारी आवाज़ है, और वो जाके बैठ के वहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में फिर वो फैसला लेते हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अब हम इनको चुनते कैसे हैं, चुनेंगे कैसे? जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको कैसे चुनेंगे? चुनाव की पद्धति कौन सी अपनाई जाएगी, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा जिससे हम उनको चुनेंगे? अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे चुने गए प्रतिनिधि। हमारी संविधान सभा भी ऐसे ही थी, प्रत्यक्ष थोड़ी थी। उनको भी इसी तरह से हमारे प्रतिनिधि, वो भी हमारे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से ही थी। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं, चुनाव तो वहाँ भी होते हैं, चुनाव तो लोकतंत्र में ही होंगे, राजतंत्र में नहीं होंगे, लेकिन वो एक धोखा या छलावा होता है। वो इस तरह से पेश करते हैं कि हम लोकतंत्र हैं और चुनाव भी हम निष्पक्ष ढंग से करवा रहे हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो, जैसे चाइना है। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। इसी बिंदु पे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है, और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब डिसाइड विधायिका करेगी। कौन चुनाव की देखरेख करेगा? जैसे हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, 25 साल का व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है,
मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, क्या विधि होगी, मतगणना कैसे की जाएगी, जो जनता वोट देगी उसकी गणना कैसे होगी, और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। ये सब भारत के संविधान में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था कि हमारे जो प्रतिनिधि चुने जाएं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाएं, ना कि उसमें हमारे साथ कोई छलावा, कोई धोखा हो कि कोई एक दल चुना जाए, वो कोई धोखा करके और छलावे से चुना जाए, ये नहीं हो सकता। इसे लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहा जाएगा। उसे अंतिम 2 प्रश्नों का गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कहा जाएगा। उसको लोकतांत्रिक तरीके से तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। भारत तथा किसी अन्य देश के चुनावों के संबंध में अखबारों की खबरों को काटें, उन कतरनों को देखें। ठीक है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या है अपने देश में और वहाँ, मतदाताओं की योग्यता क्या है और चुनाव आयोग की उसमें क्या भूमिका है। ठीक है, ऊपर आपने चुनावों की विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि ये सब क्या है। आपने चुनावों के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में भी पढ़ा होगा कि अपने अपने प्रचार के लिए दल क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं। लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं? चुनाव संचालन कराने की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं कि कैसे चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए संविधान में नियम दिए गए जो बताते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह समय ही स्पष्ट है? स्पष्ट नहीं है। लोग जाते हैं और वोट देते हैं। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। हमें इनके बारे में क्या सोचना चाहिए, देखते हैं आगे। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है कि वोट डाले और जिसको सबसे ज़्यादा आए वो चुना गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। जो हमने अपना लिया वो ही सही है। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। खेल के नियम क्या हैं उस पर निर्भर करता है कि जीत क्या हो, किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों दलों को मदद मिलती है, कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें कि ऐसे कैसे होता है। अपनी कक्षा में चुनाव संपन्न कर मैं दोस्तों पूरे बच्चों चैप्टर इसलिए पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को कि अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ और समझा रही हूँ जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कोई लाइन बीच में छूट जाती है या किसी और पीडीएफ बना के पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अपनी कक्षा में चुनाव संपन्न कर 4 कक्षा प्रतिनिधियों को चुन लिया। चुनाव हुए क्लास में, अपनी कक्षा में 4 प्रतिनिधि चुने गए। चुनाव निम्न 3 अलग अलग तरीकों से करें। प्रत्येक छात्र 1 वोट दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में प्रत्येक नागरिक 1 वोट देगा। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। ठीक है, प्रत्येक छात्र के पास 4 वोट हैं जिसे वे चाहे तो एक ही प्रत्याशी को दे या उसे अन्य प्रत्याशियों में बांटे। 4 वोट दे सकता है नागरिक, मतलब एक जो कैंडिडेट है वो 4 दे सकता है। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट दे जैसे हमारे राष्ट्रपति का होता है। और गणना की विधि वह हो जो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्य अपने चुने जाते हैं कि इस विधि का आगे वर्णन किया गया है। क्या इन सभी तरीकों से चुनाव कराने पर वही 4 लोग जीते? यदि नहीं तो क्या फर्क पड़ता है और कैसे? चलिए देखते हैं। जो सबसे आगे वही जीते।
इस अखबार के कतरन को देखिए। ये भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 सीटों में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? नहीं, वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखें। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें। भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक ऐसी विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों द्वारा प्राप्त वोट इस तरह से थे दोस्तों। ये देखो, इतने वोट मिले थे और ये सीटें मिली थी। पूरे देश को 543 से 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाना था, जो आज भी वही है। और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी 4 पार्टियां खड़ी हुई हैं, उनमें जरूरी नहीं कि आपको 50% से ज़्यादा किसी दल को मिले, नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा मिले वो ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। हमारे ये चुनाव की ये प्रणाली है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिले उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं हमारे यहाँ। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। उसको सबसे ज़्यादा वोट लेने जरूरी, उसको 50% से ज़्यादा वोट लेने जरूरी नहीं है, उसको जो बाकी दल है उनसे ज़्यादा वोट लेने जरूरी है, वो ही विजयी हो जाता है। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। हमारे संविधान में यही विधि लिखी हुई है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो जीत गया, क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशी को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। यानी जो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जो 4 पार्टियां 5 पार्टियां खड़ी हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे बच्चों वो जीत जाएगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% से ज़्यादा वोट मिले, 60% से ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। जब सबसे आगे है दौड़ में वो जीतेगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिला। जैसे 50% मिला तो 50% सीटें दे दी। आगे बॉक्स में देखें, प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों को कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं। कुछ जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। वहाँ पे पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जबकि हमारे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है कि इतने प्रतिशत वोट इस पार्टी को मिले हैं तो इतने प्रतिशत सीटें इस पार्टी को मिलेंगी। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जैसे हमारे माना जाता है में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जैसे हमारे की जाती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, न कि उनके प्रत्याशियों को। वो पार्टी को वोट देते हैं। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशियों को जो वोट प्राप्त होते हैं, जो सबसे आगे होता है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। इजराइल में चुनावों के लिए एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई है। वहाँ विधायिका नेसेट के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को नहीं वरन पार्टी को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को प्राप्त, जैसे हमारे कैंडिडेट को प्रत्येक प्रत्याशी को वोट दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं हमारी पार्टी की कि प्रत्याशी अच्छा है तो वो कांग्रेस का है या फिर वो बीजेपी का है या किसी अन्य पार्टी का है, उसको हम वोट देते हैं, ना कि हम पार्टी को वोट देते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त वोटों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें मिलती हैं। इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। शर्त यह है कि विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम इतने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए। इससे प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकारें बनती हैं। 3.25% वोट वहाँ जब मिलेंगे तब विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम इतने विधायिका में उसको सीटें मिलेंगी। इससे प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकारें बनती हैं। कई दलों से मिल के सरकारें बनती हैं वहाँ पे। इस पद्धति की वजह से निम्नलिखित सारणी में 2015 के नेसेट के चुनाव परिणाम दिए गए। इसके आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि विभिन्न पार्टियों को कितने प्रतिशत सीटें मिली। ये अपने काम का नहीं है कितने प्रतिशत मिली। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना की गई है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बांटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, ना कि पार्टी को। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। पार्टी को प्राप्त वोटों, पार्टी को कितने वोट प्राप्त हुए हैं उससे ज़्यादा या कम सीटें विधायिका को मिल सकती है, क्योंकि प्रत्याशी को वोट देते हैं वो जीत के आता है। जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है बाकी पार्टियों दलों से, वो जीत जाता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि इतने प्रतिशत वोट मिले तो इतने प्रतिशत सीटें मिलेंगी। ज़्यादा भी मिल सकती हैं, कम भी मिल सकती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50+ मिले। जैसे यूनाइटेड किंगडम और भारत, इन दोनों में इसी विधि से चुनाव कराए जाते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। हमारी तरह नहीं कि वो फला जिला है, वो फला जिला है, वहाँ से वो प्रत्याशी, वहाँ से वो नहीं। वहाँ पूरा संपूर्ण एक उसको एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है, कैंडिडेट को नहीं देता। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिली हैं। उस पार्टी को 20% वोट मिले तो 20% सीटें, उसको 30% मिले तो उसको 30%। हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। ठीक है, जो जिसको वोटों का बहुमत हासिल है वो ही विजयी होगा। जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड में, और यूनाइटेड किंगडम और भारत में ये प्रणाली है और यहाँ पे ये इधर वाली है। ये देख लेना दोस्तों, जो भी बताइए। तो आज अपन इतना ही करेंगे, कल आगे का चैप्टर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसीलिए लाइन टू लाइन करवा रही हूँ। आप लोग भी बुक लेके साथ में बैठा करो, समझ में आएगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से आसान भाषा में अपन आगे की NCERT पढ़ेंगे। थैंक यू।